वेलकम टू द हाईटेक वर्ल्ड ऑफ एकेटीयू। आज हम लाए हैं चैप्टर 3 यानी सॉफ्ट स्किल का, जिसका सब्जेक्ट कोड BAS 105 जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से होता है और BST 205 जो कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। उसका हम लाए हैं चैप्टर 3 रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। इसके पहले हम लोग लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स सीख रहे थे और ये सब सॉफ्ट स्किल के ही पार्ट्स हैं और एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का सिलेबस, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ठीक है, और ये रहा हमारा चैप्टर 3 का सिलेबस। पहला हम लोग रीडिंग स्टाइल देखेंगे, जिसमें स्कीमिंग, स्कैनिंग, चर्निंग एंड एसिमिलेशन और इफेक्टिव राइटिंग टूल्स एंड मेथड्स। इसमें आता है इंडक्टिव, डिडक्टिव, एक्सपोजिशन, लीनियर, इंटरप्टेड, स्पेशल एंड क्रोनोलॉजिकल। और फिर बिजनेस लेटर राइटिंग देखेंगे, ऑफिशियल लेटर राइटिंग देखेंगे और एजेंडा, नोटिसेस, MOM यानी माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग। ये सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स से। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग का रीडिंग स्टाइल है, जिसमें स्कीमिंग, स्कैनिंग, चर्निंग एंड एसिमिलेशन आता है। ठीक है, तो रीडिंग की बात करें हम लोग, तो पहला आता है हमारा स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब अगर कहें तो स्किमिंग का मतलब होता है टेक्स्ट को जल्दी से पढ़कर उसके मेन आइडियाज़ को समझना, उसके मेन आइडिया को समझना। और ये तब काम आता है जब आपको एक ओवरव्यू चाहिए और आप हर शब्द पढ़ने का समय नहीं लगा सकते। ठीक है, तो स्किमिंग का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट को जल्दी से पढ़कर उसका मेन आइडिया समझ जाना। ये तब काम आता है जब आपका ओवरव्यू चाहिए होता है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या होता है? टेक्स्ट का जनरल थीम या मेन आइडिया जल्दी समझना। ठीक है, उसका थीम क्या है, मतलब कि जब अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं तो देखते हैं कि आखिर उसका थीम है क्या, किस बारे में बात कर रहा है, वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, और फिर ये यूज़ कब होता है? जब टाइम लिमिटेड हो या किसी स्पेसिफिक सेक्शन के स्पेसिफिक सेक्शन को ढूंढना हो। ठीक है, मतलब जब कोई चीज़ हमें ढूंढनी होती है, जैसे एग्जांपल में ले लें डिक्शनरी, एग्जांपल में भी डिस्कस करेंगे। डिक्शनरी ले लें, जब डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना होता है तो हम लोग उसमें सर्च करते हैं, फटाफट वो वर्ड मिल जाए। ठीक है, अब स्किम कैसे किया जाए? टाइटल, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पढ़ो। ठीक है, पिक्चर्स, डायग्राम और कैप्शन देख लो। पैराग्राफ के पहले और आखिरी सेंटेंस पढ़ो। ठीक है, कि शुरुआती में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये पैराग्राफ किस बारे में है। ठीक है, कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पर फोकस करो। एग्जांपल्स में बात करें तो एक रिपोर्ट को स्किम करके उसका ओवरऑल थीम समझना बिना डिटेल्स पर ध्यान दिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्किमिंग यानी पहला टॉपिक। ठीक है, और हमारा आता है फिर स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब ही स्कैन होता है, जैसे कि आप बुक को देख रहे हैं तो वो स्कैन हो रहा है, आपके माइंड में जो जो फिट हो जा रहा है उसी को स्कैनिंग बोल देंगे। स्कैनिंग एक रीडिंग की टेक्निक है जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को जल्दी से लोकेट करने के लिए यूज़ होती है, बिना सब कुछ पढ़े। ये तब हेल्पफुल होती है जब आपको किसी बड़े टेक्स्ट में से कोई स्पेसिफिक डिटेल ढूंढनी हो। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जैसे डेट्स, नेम्स, फिगर्स या कीवर्ड्स को फाइंड करना। और यूज़ कब होता है? जब आपको पता हो कि आप क्या ढूंढ रहे हो, जैसे कि फैक्ट्स, डेटा पॉइंट्स या स्पेसिफिक फ्रेजेस। ठीक है, अब स्कैन कैसे करेंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं। जल्दी से पेज पर नज़र घुमाकर कीवर्ड्स या नंबर्स ढूंढो। ठीक है, और हेडिंग, बोल्ड टेक्स्ट या बुलेट पॉइंट, जैसे जो हेडलाइन जो हेडलाइन बना देते हैं या फिर उसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, और फिर या तो बुलेट पॉइंट्स जो कि सर्कल में रहते हैं। ठीक है, जो कि आप पॉइंट वाइज लिखे रहते हैं, उसे मतलब इन्फॉर्मेशन डिज़ायर्ड जो कि हमें चाहिए होता है वो कंटेन किए रहते हैं, तो उससे हम लोग जल्दी से पढ़ कर उसको स्कैन कर लेते हैं। जैसे कि पहले हम लोग बुक्स पढ़ा करते थे तो उसमें हाईलाइटेड वर्ड्स रहा करते थे, और जो इन्वर्टेड कॉमा में रहा करते थे वो लोग जो पोएट्स बोलते थे उसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देते थे। तो वो सब स्कैनिंग के पार्ट्स में आ जाएंगे, क्योंकि वो हाईलाइटेड है। आप उसको जैसे देखेंगे आपके दिमाग में वैसे वो बैठ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट को स्कैन करके लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट फिगर्स फाइंड करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे चर्निंग एंड एसिमिलेशन एक ही साथ। ठीक है, चर्निंग का मतलब रिपीटेडली प्रोसेसिंग या इन्फॉर्मेशन को बार बार रिविजिट करना ताकि अंडरस्टैंडिंग रीइंफोर्स हो। एसिमिलेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को फुल्ली एब्जॉर्व करके
इफेक्टिवली कॉम्प्रहेंड और रिटेन करना। ठीक है, चर्निंग का मतलब क्या होता है? रिपीटेडली प्रोसेसिंग या इन्फॉर्मेशन को बार बार रिविजिट करना ताकि अंडरस्टैंडिंग रिइंफोर्स हो। आपने ऐसा बहुत बार मतलब कि टैकल किया होगा कि अगर आप किसी पैराग्राफ को एक बार पढ़ते हैं तो उसकी दूसरी मीनिंग आती है, दूसरी बार पढ़ेंगे तो और अच्छी मीनिंग आएगी, तीसरी बार पढ़ेंगे तो और अलग, मतलब कि जितनी बार उसको पढ़ते जाएंगे उसकी मीनिंग चेंज होती रहती है कि हाँ ये किस थीम में बात कर रहा था, मतलब नज़रिया चेंज होता रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग चर्निंग बोलते हैं। मतलब रिपीटेडली प्रोसेसिंग या इन्फॉर्मेशन को बार बार रिविजिट करना ताकि अंडरस्टैंडिंग यानी समझ और अच्छी बढ़ सके। जैसे कोई मूवी हम लोग देखते हैं, ठीक है, उस मूवी को अगर बार बार देखेंगे तो हमें हर बार एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा, उसी को हम लोग चर्निंग बोलेंगे। अब एसिमिलेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को फुली एब्जॉर्व करके, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को फुली एब्जॉर्व करके इफेक्टिवली कॉम्प्रहेंड और रिटेन करना। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे पर्पस, इसकी ज़रूरत मतलब क्या नीड है इसकी। कॉम्प्लेक्स या डिटेल कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन को डिपेंड करना, यानी डिपेंड मतलब और गहराई से समझना या पढ़ना। यूज़ कब होता है? डिफ़िकल्ट मटेरियल्स पढ़ते वक्त, जैसे एकेडमिक पेपर्स, टेक्निकल मैनुअल्स या लेंदी रिपोर्ट्स। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? मटेरियल को बार बार पढ़ो, हर बार डिफरेंट एस्पेक्ट पर फोकस करके। ठीक है, नोट्स लो और की पॉइंट्स समराइज़ करो ताकि मेमोरी रीइंफोर्स हो। कंटेंट को दूसरे लोगों को समझाओ या डिस्कस करो ताकि कॉम्प्रहेंशन टेस्ट हो। एग्जाम्पल में बात करेंगे, एक रिसर्च पेपर को बार बार पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट फुली ग्रास्प करना, मतलब कि पूरे कॉन्सेप्ट, एक रिपोर्ट को अगर हम बार बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट हर बार अलग अलग आएंगे। ठीक है, पूरी डीपली उससे समझ जाएंगे कि हाँ ये किस बारे में कहना चाह रहा है। तो ये रहे हमारे रीडिंग स्टाइल्स। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछता है कि स्कीमिंग क्या होता है, फिर स्कैनिंग क्या होता है, और चर्निंग एंड एसिमिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इफेक्टिव राइटिंग टूल्स एंड मेथड्स। सेकेंड टॉपिक पे आ गए। तो पहला हमारा मेथड है इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव अप्रोच में स्पेसिफिक डिटेल्स, एग्जाम्पल्स या ऑब्जर्वेशन को पहले प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, जो रीडर्स को ब्रॉडर जनरल कंक्लूजन की तरफ ले जाता है। अब इसका पर्पस क्या है? स्पेसिफिक इंस्टेंसेस से एक जनरल कंक्लूजन बनाने के लिए लॉजिकल आर्गुमेंट बिल्ड करना। ठीक है, यूज़ कब होता है? जैसे कि जब रिसर्च पेपर्स या बिजनेस रिपोर्ट या किसी भी कंटेंट में जहां एविडेंस पहले प्रेजेंट होना चाहिए और कंक्लूजन बाद में। ठीक है, अब इसको अप्लाई कहाँ करें या कैसे करें? स्पेसिफिक डेटा या एग्जाम्पल से शुरू करो, धीरे धीरे जनरल कंक्लूजन या थेसिस की तरफ बिल्ड करो। ठीक है, और फिर इंश्योर करो कि सारे डिटेल्स फाइनल जनरलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। अब एग्जांपल में बात करें तो एक बिजनेस रिपोर्ट जो डिटेल एनालिसिस ऑफ सेल्स डेटा से शुरू होता है और फ्यूचर मार्केट स्ट्रेटजीज के कंक्लूजन पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंडक्टिव मेथड हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिडक्टिव मेथड क्या होता है। डिडक्टिव मेथड यानी डिडक्टिव अप्रोच एक जनरल स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस से शुरू होता है और स्पेसिफिक डिटेल्स, फैक्ट्स या कंक्लूजन तक नैरो होता है। इसका पर्पस क्या है? जनरल प्रिंसिपल से शुरू करके उसको स्पेसिफिक केसेस या सिचुएशन पर अप्लाई करना। यूज़ कब होता है? जैसे मेमोज, परसुएसिव राइटिंग या कोई भी कम्युनिकेशन जहां मेन आइडिया अपफ्रंट बताना ज़रूरी हो। इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? एक ब्रॉड स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस से शुरू करो, सपोर्टिंग डिटेल्स, एग्जांपल्स या एविडेंस के साथ आगे बढ़ो। इनिशियल स्टेटमेंट को रिइंफोर्स करके या एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करके एंड करो। एग्जांपल की बात करें तो एक ईमेल में जो मेन आइडिया से शुरू होता है, जैसे पॉलिसी चेंज और रीज़न और इम्प्लीकेशन के साथ फॉलो करना है। ठीक है, तो ये रहा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। ये थेसिस पे अप्लाई होता है और ये हाइपोथेसिस पे अप्लाई होता है। ये दोनों में एक डिफरेंसेस है। अब हम आते हैं हमारे एक्सपोजिशन पे। एक्सपोजिशन एंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द पर्पस एंड ऑडियंस। अब उसमें हमारा पहला आता है एक्सपोजिशन। एक क्लियर एक्सप्लेनेशन या आर्गुमेंटेशन प्रोवाइड करता है। एकेडमिक राइटिंग, मैनुअल्स या इंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ होता है। अब लीनियर राइटिंग क्या होता है? कंटेंट को सीक्वेंशियल लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करता है। नैरेटिव्स, इंस्ट्रक्शन या कोई भी राइटिंग जो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन फॉलो करती है के लिए आइडियल है। ठीक है, अब बात करेंगे इंटरप्टिव राइटिंग क्या होती है।
इंफॉर्मेशन फ्लो को पॉज और रिज्यूम किया जाता है ड्रामा इफेक्ट के लिए या एडिशनल कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। कॉमनली स्टोरी टेलिंग या स्पीचेस में यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे स्पेशल राइटिंग क्या होती है, ये सब उसके पार्ट हैं। ठीक है, स्पेशल राइटिंग क्या होती है, लोकेशन या फिजिकल अरेंजमेंट्स को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिप्टिव एसेज या ट्रैवल राइटिंग या आर्किटेक्चरल रिव्यूज़ में यूज़फुल है। अब हम क्रोनोलॉजिकल राइटिंग क्या होता है, इवेंट्स या प्रोसेसेस को टाइम सीक्वेंस के ऑर्डर में अरेंज करता है। अफेक्टिव हिस्टोरिकल राइटिंग बायोग्राफीज या प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब एग्जांपल की बात करें तो पहला हमारा एक्सपोजिशन आता है, एक रिसर्च आर्टिकल जो एक साइंटिफिक फेनोमिनन को एक्सप्लेन करता है। और लीनियर राइटिंग एक रेसिपी जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए स्टेप लिस्ट करती है। और इंटरप्टेड राइटिंग का एग्जांपल क्या होगा, एक नॉवेल जिसमें फ्लैशबैक यूज़ किए जाते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। और स्पेशल राइटिंग में क्या होगा कि एक म्यूज़ियम लेआउट या डिस्क्रिप्शन या एक इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट। क्रोनोलॉजिकल का क्या होगा, एक हिस्टोरिकल अकाउंट जो इवेंट्स को उनके ऑर्डर में डिटेल करता है। तो ये रहे हमारे सारे एक्सपोजिशन। ठीक है, एक्सपोजिशन में पहला एक्सपोजिशन हमने डिस्कस किया, लीनियर राइटिंग, फिर इंटरप्टेड राइटिंग, और फिर उसके सारे एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए। ये एक्सपोजिशन में एक रिसर्च आर्टिकल होगा जिसमें एक्सप्लेन किया जाएगा, लीनियर राइटिंग में एक रेसिपी की बात की जाएगी, और इंटरप्टेड राइटिंग में एक नॉवेल का फ्लैशबैक कि आखिर पिछले में हुआ क्या था। स्पेशल राइटिंग में एक डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूजियम लेआउट, जैसे अब घर बनता है तो घर बनने से पहले उसमें कुछ डिज़ाइन हमारा कैसा होना चाहिए, उसको हम लोग स्पेशल राइटिंग बोलेंगे। और क्रोनोलॉजिकल में हिस्टोरिकल अकाउंट डिटेलिंग इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ द अकर, मतलब कि जैसे जैसे इवेंट्स हमारे जो ऐतिहासिक हैं वो आते गए हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल राइटिंग में डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब हम आएंगे हमारे लेटर राइटिंग में। लेटर राइटिंग हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं, ख़ासकर कभी कभी बच्चों को स्कूल में छुट्टी के लिए कि प्रिंसिपल को हम लोग एक दिन छुट्टी लेना है सर, उसके लिए हम लोग लीव लेटर लिखते थे। ठीक है, तो हमारा पहला आता है ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर राइटिंग। ठीक है, और फिर ऑफिशियल लेटर की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो वर्क प्लेस, गवर्नमेंट या दूसरे ऑफिशियल एंटाइटीज से रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस करता है। स्ट्रिक्ट फॉर्मेट फॉलो करता है और प्रोफेशनल टोन मेंटेन करता है। पर्पस क्या है, ऑथोरिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट के साथ फॉर्मली कम्युनिकेट करना। यूज़ कब होता है, जब हमें रिक्वेस्ट यानी कंप्लेंट्स, एप्लीकेशन या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त। फॉर्मेट क्या है इसका, फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट ये रहेगा। ठीक है, सेंडर एड्रेस, ठीक है, सेंडर एड्रेस, डेट, ठीक है, और फिर नेम और रेसिपिएंट जिसको भेज रहे हैं उसका, ठीक है, और फिर सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। ठीक है, यही हमारा फॉर्मेट रहेगा। और हालांकि इतना ये पार्ट टफ नहीं है, अगर आपको लिखने को भी दे दिया तो बहुत इजी है। बचपन से हम लोग एक लेटर लिखते आ रहे हैं टू द प्रिंसिपल, फिर रिस्पेक्टेड सर, फिर सब्जेक्ट लिखते थे, एन एप्लीकेशन फॉर लीव। ठीक है, और फिर रिस्पेक्टेड सर, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई वांट टू टेक लीव फॉर वन डे बिकॉज ऑफ दिस वी थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, योर फेथफुली, ये सब लिख कर उसको बंद कर देते थे। अब हम लोग बिजनेस लेटर राइटिंग देखते हैं। बिजनेस मैटर जैसे इंक्वायरीज, ऑर्डर्स, कंप्लेंट्स, ऑफर्स और भी कई सारे के लिए प्रोफेशनल सेटिंग में यूज़ होता है। इसके पर्पस क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन और फॉर्मल कम्युनिकेशंस के लिए। यूज़ कब होता है, यूज़ की बात करेंगे तो बिजनेस इंक्वायरीज भेजने में यानी ऑर्डर प्लेस करने, या कंप्लेंट्स लॉन्च करने यानी डील्स नेगोशिएट करने, या ट्रांजैक्शन कन्फर्म करने के लिए। फॉर्मेट क्या होंगे इसके, फॉर्मेट कंपनी लेटर हेड और सेंडर एड्रेस। ठीक है, ये थोड़ा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो कंपनी लेटर हेड, इस पर डेट लिखेंगे। ठीक है, फिर डेट लिखेंगे, और फिर इसके बाद रेसिपिएंट्स। ठीक है, और फिर इसके बाद डिटेल्स, क्या क्या हमको मंगाना है, फिर सैल्यूटेशंस, बॉडी, क्लोज और सिग्नेचर। ठीक है, ये रहा बिजनेस लेटर का फॉर्मेट। अब हम लोग आ गए हमारे एजेंडा, नोटिस, माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, तो ये सब पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एजेंडा क्या होता है कि एन एजेंडा आउटलाइन द टॉपिक टू बी डिस्कस ड्यूरिंग अ मीटिंग। जो हम लोग मीटिंग में डिस्कस करते हैं उसको हम एजेंडा बोलते हैं। ठीक है, it serves as a guide to ensure that all necessary subjects are covered.
मतलब कि सभी चीज़ें जो हम लोग मीटिंग में बात किए हैं, किस बारे में बात किए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग को इसमें डिस्कस करनी होगी, ठीक है। एंड कवर एंड एट द मीटिंग प्रोसीड्स इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। जो हम लोग मीटिंग किए हैं उसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में हम लोग उसको एजेंडा में लिखेंगे। अब इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड अ क्लियर स्ट्रक्चर एंड फोकस फॉर द मीटिंग बाय लिस्टिंग टॉपिक्स एंड एक्टिविटीज़ टू बी एड्रेस, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के इसका यही पर्पज़ है कि जो भी हम लोग मीटिंग किए हैं उसको एक सीरियल वाइज में लिखते हैं कि आज हमने मीटिंग में क्या क्या किया और किस तरीके से किया, उसको एजेंडा में लिखते हैं। यूज़ कब होता है? यूज्ड बिफोर एवरी फॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग के पहले ही इसको फॉर्म कर दिया जाता है और पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हम लोग क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। उसमें टाइम एलोकेशन भी बता देते हैं और टॉपिक के सीक्वेंस भी, ये आज ये टॉपिक मीटिंग में डिस्कस होगा। अब एजेंडा को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। पहले मीटिंग का टाइटल लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर टाइम और फिर लोकेशन, और फिर जो जो अटेंड करने वाले हैं और उसके रोल्स, ठीक है, अगर ज़रूरी है रोल्स, ठीक है। और फिर सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स उसमें इंक्लूड करेंगे और आइटम्स, ठीक है, जो डिस्कस करने वाले हैं। और फिर टाइम स्लॉट भी असाइन करेंगे हर एक आइटम के लिए और कंक्लूज़न और समरी से एंड कर देंगे। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट या नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस वगैरह, ठीक है, और फिर मीटिंग एजेंडा, जो जो अटेंड करने वाले हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नोटिसेस। नोटिस तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नोटिस आखिर होता क्या है। दिस इज़ टू हियर बाय इन्फॉर्म, जो आता था लिख के कि आज छुट्टी है, आज हॉलीडे है, आज इसकी वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, ठीक है। नोटिसेस कभी कभी हम लोग को दुखी भी करती थी, कभी कभी हम लोग को खुश भी पहुंचाती थी कि आज छुट्टी है। और फिर इसके बाद कभी कभी आता था कि भाई कल आपका एग्ज़ाम है, ये भी नोटिस आते थी। तो नोटिस का मतलब ये होता है सूचना, ठीक है, यानी सूचना जो हमको स्कूल से मिलती है या कहीं से भी मिलती है, ठीक है। और जैसे AKTU से जब सर्कुलर आता है तो वो भी एक प्रकार की नोटिस ही हुई, ठीक है। तो नोटिसेज आर फॉर्मल अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट्स होते हैं उसको नोटिसेस बोलते हैं, जो कि कम्युनिकेट करता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इवेंट्स और जो भी चेंजेस होने वाले हैं हमारे ग्रुप ऑफ पीपल में, ठीक है, वो नोटिसेस के द्वारा या ईमेल के द्वारा लोगों को पहुंचाया जाता है। इसके पर्पस क्या होते हैं? टू इन्फॉर्म द स्टेक होल्डर्स अबाउट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, जो हमारे काम कार्यकर्ता हैं उनको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचाना कि क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसको नोटिसेस के ज़रिए लोगों को बताया जाता है। ऐसा नहीं इकट्ठा करके लोगों को बताया जाता है। नोटिसेस एक प्रॉपर या लीगल वे होता है कि लोगों से आप एक सहमति भी ले सकते हैं अगर आप वो सिग्नेचर करवा रहे हैं, ठीक है। तो नोटिसेस एक बेस्ट पार्ट होता है। और व्हेन टू यूज़, कब इसको यूज़ करेंगे? द अप्रोप्रिएट फॉर अनाउंसिंग मीटिंग्स, ठीक है, जब हमें मीटिंग अनाउंस करना होता है, ठीक है, या फिर पॉलिसीज़ में कुछ चेंज करना होता है, या फिर हॉलीडेज़ के लिए, और भी बहुत सारे इवेंट्स, जैसे कि हम लोग जब क्लास में पढ़ा करते थे तो बहुत सी चीज़ें थी जो हम लोग ऐसा किया करते थे। अब नोटिसेस को लिखेंगे कैसे? एक टाइटल से शुरुआत करेंगे और पर्पस और उसका सब्जेक्ट अच्छे से स्टेट करेंगे और फिर उसमें कुछ डिटेल्स डालेंगे जैसे डेट, टाइम, वेन्यू, ठीक है, और फिर नेम और डेजिग्नेशन से उसको ऐड कर देंगे। ये रहा हमारा फॉर्मेट। यहाँ पर जैसे हम लोग एक कॉलेज में पढ़ते हैं XYZ टेक्नोलॉजी, और फिर नोटिस का हेडिंग डालेंगे और फिर यहाँ डेट और फिर टाइटल किस बारे में है, जैसे ब्लड डोनर कैंप, ठीक है। बॉडी में लिखेंगे दिस इज़ टू हियर बाय इन्फॉर्म तो आवर कॉलेज इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ठीक है। और फिर यहाँ ऑथराइज से सिग्नेचर करवा लेंगे या फिर खुद ही लिख देंगे कि XYZ हेड बॉय, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं माइनूट्स ऑफ मीटिंग में। तो माइनूट्स आर द ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड फॉर ऑफ द डिस्कशन डिसीजन एंड एक्शन एग्रीड अपॉन ड्यूरिंग अ मीटिंग। मीटिंग के पहले तो हम लोग एजेंडा बनाते हैं और मीटिंग के बीच में हम लोग माइनूट्स ऑफ मीटिंग बनाते हैं, ठीक है। ये जो होता है कि हम लोग एक समरी प्रोवाइड करता है, दे प्रोवाइड अ समरी ऑफ व्हाट ऑकर्ड एंड सर्व एज अ रेफरेंस फॉर फ्यूचर एक्शन, कि हम आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। पर्पस क्या है इसके? टू डॉक्यूमेंट डिसीजन मेड, एक्शन असाइंड एंड की पॉइंट्स डिस्कस्ड इन अ मीटिंग, ठीक है। जो भी हम लोग मीटिंग में डिस्कस किए हैं या हमें जो एक्शन दिया गया कि आप ये चेंजेस करिए, उसको हम लोग माइनूट्स ऑफ मीटिंग में लिखते हैं। यूज़ कब होता है? आफ्टर एवरी फॉर्मल मीटिंग, हर फॉर्मल मीटिंग के पहले या बाद में, ठीक है। जो हमारा एजेंडा था उसको हम लोग फॉर्मल मीटिंग के पहले असाइन कर देते थे, लेकिन माइनूट्स ऑफ मीटिंग को
आफ्टर यानी बाद में, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग डिसीजन मेकिंग और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसका फॉर्मेट क्या है। स्टार्ट विद द मीटिंग डिटेल्स, एकदम सेम एजेंडा की तरह रहेगा, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं रहेंगे, बस रिकॉर्ड डिसीजन मेड एंड एक्शन असाइन। ठीक है, जो हमें डिसीजन वगैरह दिया गया है उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्मेट। यहाँ पर डेट टाइम लोकेशन और यहाँ जो जो अटेंड किए हैं, जो जो नहीं किए हैं, फिर एजेंडा क्या है। ठीक है, ये हमारा माइनस ऑफ मीटिंग रहा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर का वन शॉट वीडियो था। ठीक है, जिसमें हम लोग हर एक चीज़ डिस्कस किए हैं। और ये यूनिट 3 है, रीडिंग और राइटिंग स्टाइल्स या स्किल्स बात कर लें। रीडिंग स्किल्स में हम लोग सभी चीज़ें समझ चुके हैं, स्कीमिंग, स्कैनिंग, चर्निंग एंड एसिमिलेशन, और इफेक्टिव राइटिंग टूल भी समझ चुके हैं, और बिजनेस लेटर राइटिंग, एजेंडा, नोटिस, माइनस ऑफ मीटिंग। ठीक है, एग्ज़ाम के पहले आप लोग इसको और अच्छे से देखे जाएंगे, और अगर लेक्चर रोज़ दिख रहे हैं तो वो भी आपके लिए एकदम वेलबींग है। ये आपको 70 नंबर देगा, आप जितने अच्छे से अपने कॉपी को प्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर के सामने, वो आपको उतना अच्छा नंबर देगा। सो टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द हाईटेक वर्ल्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए यूनिट 4 लाएंगे। सो तब तक के लिए ओके बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।